वेलकम टू लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 34 को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ ही चलते हैं। सेक्शन 32 की अगर हम हेडिंग को पढ़ते हैं तो वो क्या कहती है कि वन इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल। इस लफ्ज़ पे फोकस कीजिएगा, डीम्ड इम्पॉसिबल। ठीक है, इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन, मतलब ये कहता है कि जिस इवेंट पे होना था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन है और अब वो इवेंट का होना डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल है। मतलब वो समझे दिखने में इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल, तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। हम इसको मजीद पढ़ते हैं। इसकी बेरट क्या कहती है कि इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टीजेंट is the way in which the person will act at unspecified time. ठीक है, the event shall be considered to become the impossible। मतलब इसमें फ्यूचर जो इवेंट है वो किसी लिविंग इंसान के कंडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा कर देता है, ठीक है, तो उसके बाद अनस्पेसिफाइड टाइम में तो उस इवेंट का होना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये अब इम्पॉसिबल है। When such person does anything which renders is impossible, वो कोई बंदा जिसके कंटेंट पर डिपेंड है वो कुछ ऐसा कर देता है कि वो उसकी जो एक्शन से ज़ाहिर होता है कि ये इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, डैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डिफाइंड टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसीज। ठीक है, तो अगर उसकी पॉसिबिलिटीज भी देखी जाएगी ना, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, डीम टू बी इम्पॉसिबल है, दिखने में इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर फर्दर कंटिजेंसीज हैं। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाए। ठीक है, अब अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है लेकिन आपको एग्जाम्पल के साथ समझिए, हम ये बुक वाला एग्जाम्पल ही समझेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बुक वाला एग्जाम्पल ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए एग्रीज टू पे बी सम ऑफ द मनी इफ बी मेरी सी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ए जो है, ठीक है, ए क्या करेगा, एग्री हुआ है बी के साथ कि वो सम ऑफ मनी देगा। सम ऑफ मनी देगा किसको, बी को। ए देगा बी को किस कंडीशन में, अगर बी मेरी करता है सी के साथ। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि सी मेरीज डी। अब जब ये कॉन्टेक्ट कर रहे थे ना, सी ने क्या कर लिया, शादी कर ली डी पर्सन से। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या लग रहा है, डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, ये वाली बात, डीम्ड इम्पॉसिबल, देखने में तो पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है, बी ने शादी करनी सी से, लेकिन सी ने तो ऑलरेडी डी से शादी कर ली। अब इस कंडीशन, अब हम इस वाली पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फर्दर कंटीजेंसीज वाले को। ठीक है, कि अब इसमें फर्दर कंटीजेंसीज क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का होना पॉसिबल तब होगा, पॉसिबल तब होगा जब डी में डाए, इन केस अगर डी की डेथ हो जाए, सपोज करें। ठीक है, ये कंटीजेंसीज हैं, फ्यूचर कंटीजेंसीज हैं, हो भी सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल डी की डेथ हो जाती है, इट इज़ पॉसिबल डेट डी में डाए और सी में मैरिड आफ्टरवर्ड्स बी। अब सी की इन केस डी की समझो डेथ हो जाए सपोज, तो फिर जो है ना वो सी शादी कर ले बी से, तो ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आता है डी का मरना और बी का बी और सी की शादी करना, ये है फर्दर कंटीजेंसीज वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, बज़ाहिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डीम्ड टू बी इम्पॉसिबल लग रहा है और ये डिपेंड करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ दी लिविंग इंसान के ना, लिविंग पर्सन के। तो ये था सेक्शन 34। आई होप कि आपको सेक्शन 34 समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू।